बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HB हेल्थ केयर में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और बदलते मौसम का असर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक को अपनी लपेट में लेता है, जिससे 3 किस्म के असरात होते हैं। नंबर 1 नज़ला ज़ुकाम, नंबर 2 बुखार और नंबर 3 डायरिया। डायरिया बच्चों में होने वाली आम लेकिन दूसरी ख़तरनाक तरीन बीमारी है और आज का हमारा टॉपिक भी डायरिया से रिलेटेड है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरिया कैसे कॉज होता है, मतलब डायरिया कैसे बच्चों में होता है और इसके असरात क्या होते हैं और इसकी मेडिकेशन क्या है, WHO की गाइडलाइंस क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने GI सिस्टम की, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो आप सब लोग बेहतर जानते हैं, हमने एक अपनी पहली वीडियो भी बनाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो इसको हम सिर्फ ओवर थ्रू करेंगे ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। तो हमारा जो GI सिस्टम है वो शुरू होता है हमारे मुंह से, और हमारे मुंह अगर हम कोई चीज़ लेते हैं वो उसमें सलाइवा यानी थूक उसमें ऐड होती है। उसके अलावा फिर हम अंदर को जब निकलते हैं तो ईसोफिगस, मैंने आपको बताया था कि ईसोफिगस का एक ढक्कनुमा चीज़ होती है जो कि खुलता है, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। जब हम खाने को अंदर निकलते हैं तो वो सांस की नाली पे आ जाता है ताकि हमें सांस लेने में कोई मसला ना हो या खाने के ज़र्रात जो हैं वो सांस की नाली में ना जाएं, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। उसके बाद हमारा खाना जो है वो स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है, उसमें HCl मिलता है और उसमें कुछ इंजाइम्स मिलके उसको तोड़फोड़ करते हैं और उसमें से सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। उसमें से फैट्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वगैरह ले लिए जाते हैं और वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी कुछ प्रोसेस होता है जिसमें वो एब्जॉर्ब करता है बाकी का जो बचा कुचा होता है, उसमें से फैट्स वगैरह, न्यूट्रिशंस वगैरह, और वो लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो थ्रू एनस बाहर चला जाता है। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया जो कॉज होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा रोल होता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर एक गुड बैक्टीरिया रखा हुआ है जिसको नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं, जिसको गट फ्लोरा भी कहते हैं। ये फ्लोरा बेसिकली क्या करता है कि गुड बैक्टीरिया होता है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके फाइट करता है अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरियाज जो बाहर से आते हैं और हमारे अंदर बीमारी को फैलाते हैं। उनके खिलाफ ये हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके, उनके अगेंस्ट ये हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी नहीं, बल्कि ट्रिलियंस के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन यानी हमारी आंत से जो डेली का वाटर एक्सचेंज होता है उसकी जो मिकदार है वो 9 लीटर है। अब हम आते हैं डायरिया। डायरिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग अगर एक दिन में आपको 3 या 3 से ज़्यादा टाइम लूज और वाटरी डायरिया यानी कि पतला पखाना आए तो उसको डायरिया कहते हैं, या इससे ज़्यादा भी आपको आ सकते हैं तो उसको डायरिया कहा जाता है। ये हम आपको अपनी स्नैप में दिखा रहे हैं कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का इसमें बड़ा रोल होता है। ये 2 तराजू बने हुए हैं, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कंट्रोल है तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, और अगर आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है और हाइपर सिक्रीशन हो रही है, मतलब सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको डायरिया है। अगर आपकी डेली की सिक्रीशन 200 ग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायरिया है और इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि हर साल एस्टिमेटेड 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब केसेस डायरिया के रिकॉर्ड होते हैं, और ज़्यादातर ये रिकॉर्ड होते हैं 5 साल तक की उम्र के बच्चों में। और अगर हम ये चीज़ देखें कि दिल्ली के 2195 यानी 2195 बच्चे डायरिया की वजह से मौत का शिकार होते हैं। हर 9 में से 1 बच्चा डायरिया का शिकार होता है। ये देखने में आम फिगर है 2195, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करें तो 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं। इसका मतलब है कि हर 2 मिनट में 3 बच्चे डायरिया की वजह से मौत का शिकार बनते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द या पेट में गुड़गुड़ाहट, इसके अलावा आपको नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि
वॉमिट हो सकती है या वॉमिट आने की सिचुएशन हो सकती है। आपका वजन कम, अचानक वेट लॉस आपका हो जाना, अब बुखार हो जाना, आपका मुंह और होंठ खुश्क हो जाना, बच्चा जिस वक्त रोता है तो उसके आंसू ना आना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो भी डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चों में डायरिया क्यों कॉमन है? सबसे बड़ी बात, बच्चों में डायरिया इसलिए कॉमन है क्योंकि वो टॉयलेट को यूज करने के बाद अपने हाथ नहीं धोते, या वो गंदे हाथ जिस पे जरासीम लगे होते हैं नेल्स को मुंह में डाल लेते हैं, अंगूठा चूसते हैं, और इसके अलावा वो अपनी उंगलियों को खाते हैं या मतलब चीज पकड़ी और उसको मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से डायरिया कोज हो जाता है। JPMA जर्नल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 42.8% डायरिया कॉज होता है, और उनमें से सिर्फ 20.8% माए जो हैं वो ORS यानी कि लेक ऑफ अवेयरनेस भी है, जिसकी वजह से डायरिया डिहाइड्रेशन में तब्दील हो जाता है, और डिहाइड्रेशन जो है वो मौत में तब्दील हो जाती है। डायरिया की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट डायरिया और दूसरा क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया क्या होता है? एक्यूट डायरिया होता है कि आपको 3 या 3 से ज़्यादा स्टूल एक दिन में आ रहे हैं और वो 14 दिन से कम की मुद्दत में है, तो उसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। क्रॉनिक डायरिया क्या होता है? क्रॉनिक डायरिया होता है बेसिकली कि आपको स्टूल की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है, और ये 14 दिन से पुराना जो हो उसको क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्यूट डायरिया, एक्यूट वाटरी यानी मोस्ट कॉमन, सेल्फ लिमिटिंग और कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन, इसको कहते हैं एक्यूट डायरिया। मतलब आपको डिहाइड्रेशन भी हो रही है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, और इसमें ज़्यादातर रोटा वायरस इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है जिसमें डायरिया हो सकता है? यंग एज ग्रुप्स, जैसे कि हमने पीछे भी बात की है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है डायरिया, उनमें ज़्यादा डायरिया होता है। उसकी वजूहात भी हमने आपको बताई, वो अपना अंगूठा चूसते हैं, वो कोई भी चीज़ पकड़ के मुंह में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको डायरिया हो जाता है। इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स, यानी आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर भी आपको डायरिया कॉज हो सकता है। ट्रैवल टू इंडिया, जिसमें कोई बीमारी फैली हुई थी, आप वहाँ पे ट्रैवल करके गए हैं तो इस वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। एक्सपोजर टू अनसैनिटरी कंडीशंस, यानी सफाई का ख्याल ना रखा जा रहा हो, गंदगी वाला एरिया, पुअर मैटरनल एजुकेशन, यानी कि जैसे हमने बात की थी कि 42.8% डायरिया है और उसमें से सिर्फ 20.8% माएँ सिर्फ ORS को यूज़ कर रही हैं। तो ये भी एक वजह है कि हमारे एरिया में ज़्यादा डायरिया पाया जाता है। और सबसे एंड पे माल न्यूट्रिशन, यानी अंडर नरिश बच्चा जिसकी डेली की कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, वो फैट वगैरह ले रहा है, जिसकी वजह से उसको डायरिया भी कॉज हो सकता है। डायरिया कॉज होने की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, उसके बाद पैरासाइट्स हैं जो कि इन्फेक्शियस डायरिया कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में होता है कि आप कोई मेडिकेशन ले रहे थे जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। बैक्टीरियल डायरिया में ज़्यादातर, जैसे कि हमने बात की थी कि जो वायरल डायरिया होता है उसमें ज़्यादातर रोटा वायरस इन्वॉल्व होता है, और बैक्टीरियल डायरिया में जो पैथोजेंस, जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं उनमें कोलाई है, शिगीला है, साल्मोनेला है और कैम्पाइलोबैक्टर है। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ। प्रिवेंशन यानी इससे बचा कैसे जा सकता है, और ट्रीटमेंट के इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन ऑप्शंस की। तो सबसे पहले साफ पानी जो पीने के लिए होता है उसका इस्तेमाल, उसके अलावा यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, यानी सफाई का ख्याल रखा जाए, हाथों को साबुन से धोया जाए। बच्चों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। हेल्थ एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए, और रोटा वायरस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रिवेंशन ऑप्शंस हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशनल विद ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स यानी ORS का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक सप्लीमेंट्स जो है वो डायरिया को रिड्यूस करते हैं। डिहाइड्रेशन विद इंट्रावेनस फ्लूइड्स यानी वैक्सीन्स का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन को कम करता है। माल न्यूट्रिशन एंड डायरिया कैन बी ब्रोकन बाय गिविंग न्यूट्रिशन रिच फूड्स, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी डायरियल ड्रग्स इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं आगे जो हमारे प्रोडक्ट आज हमने
जिसको सिलेक्ट किया हुआ है उसके हवाले से वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आते हैं WHO की रिकमेंडेशन क्या है डायरिया के हवाले से। WHO की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आपके सामने ये स्नैप भी लगाई हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इफ देयर आर नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना है या बचाना है, और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, और न्यूट्रिशनल डैमेज से बचना है। डायरिया के बाद अच्छी खुराक लेके डिहाइड्रेशन से बचना है, न्यूट्रिशनल डैमेज को भी कंट्रोल करना है, और जिंक सप्लीमेंट वगैरह एंटी डायरियल वगैरह लेने चाहिए। अब आती है बारी एंटी डायरियल ड्रग्स की। तो सबसे पहले मार्केट में 3 तरह के एंटी डायरियल ड्रग्स अवेलेबल हैं। एक जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स बेसिकली एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे जीआई सिस्टम में गट फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा होता है जो कि ट्रिलियंस के हिसाब से है। उसके जब इम्बैलेंस हो जाता है तो प्रोबायोटिक्स उसको बैलेंस करते हैं। और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एड्जॉर्बेंट्स पे भी हम अपनी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जब पानी का प्रेशर बढ़ता है तो वो उसको रोकता है। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट ये है कि वो उसको तो रोक देता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप ORS देते हैं तो वो उसको भी रोक देता है, जिसकी वजह से डायरिया से तो आपको रिलीफ मिल जाता है लेकिन आप में डिहाइड्रेशन हो जाती है। और तीसरी जो ड्रग है वो है रेसिकोडोट्रिल, और रेसिकोडोट्रिल WHO की रिकमेंडेशन भी है। आप रेसिकोडोट्रिल यानी रेसिडो के साथ आप ORS भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम रेसिडो की तरफ, कैसे काम करती है इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रेसिकोडोट्रिल बेसिकली डायरिया के लिए इसको रिसर्च किया गया था। सबसे पहले ये फ्रांस में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1990 में। उसके बाद ये अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, फाइनलैंड, रशिया और ज़ेक रिपब्लिक में, और साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिसमें चाइना, इंडिया और थाईलैंड वगैरह भी इंक्लूड थे, उनमें भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। रेसिकोडोट्रिल बेसिकली इनकैफ्लिनेज इनहिबिटर है जो कि एक्यूट डायरिया को ट्रीट करती है, और ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग कहते हैं जो कि एक्टिव नहीं होती बल्कि बॉडी में जाने के बाद एक्टिव होती है और अपना काम शुरू करती है। और यहाँ पे इनकैफ्लिनेज हमने एक वर्ड यूज किया है, वो होता है एंजाइम्स, और एक होते हैं इनकैफ्लिन्स। इनकैफ्लिन्स क्या होते हैं? ये इंडोजेनस ओपियोइड पेप्टाइडेज होते हैं। ये बेसिकली एक इंडायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे दिमाग को एक मैसेज कन्वे करता है कि जितनी सिक्रीशन चाहिए थी वो हो गई है, अब सिक्रीशन को रोक दिया जाए, जिसकी वजह से डायरिया कॉज नहीं होता। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये काम कैसे करती है। बेसिकली इनकैफ्लिनेज क्या करता है, वो इनकैफ्लिन्स को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता और गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है। लेकिन रेसिकोडोट्रिल, ये हम आपको अपनी एक स्नैप में भी दिखा रहे हैं कि रेसिकोडोट्रिल इनकैफ्लिनेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इनकैफ्लिन्स जो है वो अपने डेल्टा रिसेप्टर पे अटैच होके अपना काम करते हैं, AMP लेवल्स डाउन हो जाते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली 2 फायदे हो रहे होते हैं। एक तो आपको डायरिया से भी रिलीफ मिल जाता है और दूसरा आप में डिहाइड्रेशन भी नहीं होती। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इसकी इंडिकेशंस में एक्यूट वाटरी डायरिया है, रैपिड रिडक्शन ऑफ स्टूल आउटपुट है, स्टूल फ्रीक्वेंसी है। स्नैप दिखा रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ डायरिया एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया, यानी आप प्रिवेंशन तो ले रहे हैं लेकिन आपकी मिसाल बिल्कुल इस बाल्टी की तरह है जिसमें आप पानी तो डाल रहे हैं लेकिन सुराख के जरिए से पानी निकल रहा है और वो सारा ज़ाया हो रहा है। लेकिन कंट्रोल ऑफ डायरिया जो है इसमें हम है कि बाल्टी के ऊपर बैंडेज लगा दी तो उसकी सिक्रीशन को रोक दी, जिसकी वजह से पानी डाल रहे हैं और बाल्टी में पानी भर रहा है। तो रेसिकोडोट्रिल की भी बिल्कुल यही। रेसिकोडोट्रिल बेसिकली अभी हम इसकी कुछ डायरिया जिस वक्त आप इसको लेते हैं रेसिकोडोट्रिल को, तो ये सिर्फ 1 दिन के अंदर पेशेंट की स्टूल फ्रीक्वेंसी यानी कि उसको अगर लूज मोशन लगे हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 12 है, 2 या 2 से कम पे ले आती है। जबकि जो स्मेक्टाइट हैं
जैसा कि हमने बात की थी एड्जॉर्बेंट, वो 2 से 3 दिन लेते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स हैं वो 3 से 4 दिन लेते हैं इसको रिड्यूस करने में। और अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो डोजेज इसकी 3 मंथ से आप ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। 3 से 9 मंथ जिनका वेट 9 kg से कम है उनमें आप 1 साशे TDS देंगे, मतलब 1 साशे सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। और 9 से 30 मंथ्स यानी कि 30 मंथ्स तक के बच्चों को आप 2 साशे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम देंगे। और 30 मंथ्स यानी 30 महीने के बच्चे से 9 साल के बच्चों में 3 साशे आप सुबह, दोपहर और शाम देंगे। ये इसकी डोजेज थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि हमारे पास resico.il के हवाले से थी। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके कमेंट्स का जवाब दें। बाकी हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका, हमारा और सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।